हे माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो दिस इज़ द फोर्थ वीडियो इन दिस सीरीज़ और आज हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस की जो कि कंपटीशन एक्ट जानने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनमें से जो डेफिनेशन आज हम कवर करेंगे वो होगी एग्रीमेंट और कार्टेल की डेफिनेशन। ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैं इसमें जितनी भी डेफिनेशंस कवर कराऊंगा वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट होगी। ऑल्दो ये पूरा एक्ट ही इंपॉर्टेंट है, आप इसमें कुछ भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो एग्रीमेंट जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हुए आए हैं, ये उससे काफ़ी अलग है और ये आप जानेंगे जैसे हम इसको पढ़ेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीमेंट सेक्शन 2 भी डिफाइन करता है एग्रीमेंट को और ये कहता है, इसकी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं फिर मैं लेमैन लैंग्वेज में बताऊंगा और आप पूरा अच्छे से समझ जाएंगे। ये क्या कहता है? ये कहता है इट इंक्लूड्स एनी अरेंजमेंट और अंडरस्टैंडिंग और एक्शन इन कॉन्सर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 टर्म यूज़ करता है, एनी अरेंजमेंट, अंडरस्टैंडिंग और एक्शन इन कॉन्सर्ट। तीनों को समझेंगे अच्छे से। वेदर और नॉट इट इज़ फॉर्मल और इन राइटिंग, चाहे वो एग्रीमेंट फॉर्मल हो और इन राइटिंग हो, मतलब राइटिंग में हो या फिर ना हो, सिंपल सा ये मतलब है। सेकंड पॉइंट में कहता है वेदर और नॉट इट इज़ इंटेंडेड टू बी एनफोर्सेबल बाय लीगल प्रोसीडिंग्स, कि जैसे हम कंपटीशन एक्ट पढ़ रहे हैं तो इसमें हम किसको कंट्रोल कर रहे हैं? एंटी कॉम्पिटिटिव बिहेवियर को। कि मान लीजिए 2 कंपनी ने टाई अप कर लिया कि अब हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस ये रखेंगे, उससे अल्टीमेटली होगा क्या? कंज्यूमर हमें लॉस होगा, हमें वो चीज़ के कॉम्पिटिटिव प्राइस नहीं मिल पाएगा। तो उन्होंने जो वो अपना एग्रीमेंट कर लिया, अब वो एग्रीमेंट की बात हो रही है, चाहे वो फॉर्मल हो और इन राइटिंग हो। और मोस्टली हमें पता है कि ऐसे नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को कोई राइटिंग में तो करेगा नहीं, तो चांसेस है कि फॉर्मल हो, इसलिए फॉर्मल को भी इंक्लूड किया गया। जबकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फॉर्मल का कोई रोल वहाँ पे नहीं होता है, वहाँ पे हम जो देखते हैं एग्रीमेंट बिल्कुल अलग डिफाइन किया गया है। पर कंपटीशन एक्ट में इसका रेंज थोड़ा सा ज़्यादा रखी गई है, ब्रॉड रखी गई है, क्योंकि ये नेगेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान आकर्षित करता है और करना भी चाहिए। क्योंकि कार्टेल का कोई एग्रीमेंट बनाएगा कंज्यूमर को लॉस पहुंचाने का, तो वो कोई लिख के थोड़ी होगा कि भाई हम ऐसा ऐसा करेंगे। तो इसका कभी भी नेगेटिव एग्रीमेंट कभी भी रिटर्न तो होता नहीं है। सेकंड पॉइंट में कहता है कि चाहे उस एग्रीमेंट को हमारा इंटेंशन हो उसे एनफोर्स करने का बाय लीगल प्रोसीडिंग या नहीं हो, तब भी हम उसे एग्रीमेंट मानेंगे। सिंपल सी बात है, हम जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हैं तो वहाँ पे एनफोर्सेबिलिटी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बना देती है। पर यहाँ पे कह रहा है कि चाहे हो एनफोर्सेबिलिटी चाहे ना हो, आपका इंटेंशन हो उसको एनफोर्स कराने का चाहे ना हो, हम उसे भी आपका एग्रीमेंट मानेंगे। तो ये काफ़ी ब्रॉड है और होना भी चाहिए। तो ये आप समझ गए। यहाँ पे 3 टर्म यूज़ करी गई है। इट इंक्लूड्स एनी अरेंजमेंट, मतलब 2 कंपनीज 2 एंटरप्राइजेस जो भी हैं उनके बीच में कोई अरेंजमेंट हो, चाहे अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे एक्शन इन कॉन्सर्ट हो, ये तीनों ही टर्म्स इंक्लूड किए गए एग्रीमेंट में। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, तीनों को समझेंगे। अरेंजमेंट क्या होता है? इट मीन्स अ कॉमन कोर्स ऑफ conduct और बिहेवियर इन्वॉल्विंग सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन और एक्सचेंज ऑफ व्यूज बिटवीन द पार्टीज, each of whom is led to expect that the other or others will act in a certain way। सिंपल, अरेंजमेंट कब होता है? कोई भी अरेंजमेंट हम कैसे करते हैं? वो एक कॉमन कोर्स ऑफ कॉन्डक्ट या बिहेवियर से जब हम समझ जाते हैं, बिहेवियर कम्युनिकेशन जब हो जाती है ना, कि कुछ कम्युनिकेशन हो गई बिहेवियर में ही, एक्सचेंज ऑफ व्यूज हो गए बिटवीन द पार्टीज, और हमें पता है कि अब ये दूसरी पार्टी ऐसे ही एक्ट करेगी, मतलब हमारा पहले से ही कुछ अरेंजमेंट हो रखा है कि हमने कुछ इशारा किया, कुछ अपना बिहेवियर दिखाया और सामने वाली पार्टी समझ गई कि अब उसे कैसे एक्ट करना है। तो ये जो अरेंजमेंट है ये भी एग्रीमेंट की डेफिनेशन में आएगा। हम इसे भी इंक्लूड कर लेंगे कि हाँ, तुमने उसने ऐसा किया तब जाके तुमने ऐसा किया, अच्छा इसका मतलब तुम्हारी कोई मिली भगत थी, तो ये अरेंजमेंट एग्रीमेंट में आएगा। सेकेंड टर्म अंडरस्टैंडिंग, उनकी बीच में बिहेवियर कम्युनिकेशन ही ऐसा है कि अंडरस्टैंडिंग ही ऐसी है कि वो दोनों पार्टी समझती है कि हमारा कोर्स ऑफ कॉन्डक्ट क्या होगा। ठीक है, इट मीन्स सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर पार्टीज रिजल्टिंग इन अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ कॉन्डक्ट बाय देम, कि हमने ऐसा किया तो वो पार्टी ऐसा करेगी, वो अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, एक तो अरेंजमेंट होता है जो पहले से ही कर रखा है हमने, कि हाँ भाई अरेंजमेंट कर रखा है पहले से। अंडरस्टैंडिंग मतलब इतना आपके बिहेवियर में ही इतना है कि अगर आप रैंडम भी करोगे ना तो भी वो सामने वाली पार्टी समझेगी कि अब उसे क्या करना है। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग है, जैसे घर पे अगर आपको पेरेंट्स आंख दिखाए तो आप बस उतने से ही समझ जाते हैं कि अब क्या आगे होने वाला है। तो ये क्या है आपके बीच में? अंडरस्टैंडिंग है ना।
तो ये बिहेवियर कम्युनिकेशन है। थर्ड टर्म एक्शन इन कॉन्सर्ट। अब एक्शन इन कॉन्सर्ट क्या है? वेयर टू और मोर पर्सन्स हैविंग रिगार्ड टू देयर रिलेशन, उनके बीच का जो रिलेशन है वो ऐसा है, चाहे उनका कॉन्डक्ट ऐसा है, चाहे उनका कुछ कॉमन इंटरेस्ट है, और उसके बेसिस पे, उन सब के एविडेंस के बेसिस पे हम ये लगा सकते हैं कि ये एक्शन इन कॉन्सर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसा कॉन्डक्ट करके दिखा दिया, कुछ उनका इंटरेस्ट ऐसा मिल गया, कॉमन इंटरेस्ट, या फिर उनका रिलेशन ही ऐसा है कि हमें पता है कि ये मिली भगत से काम कर रहे हैं। दे आर एक्टिंग इन कॉन्सर्ट। चाहे उनके बीच में पहले अरेंजमेंट नहीं था, अंडरस्टैंडिंग भी नहीं मिली, पर अगर एक्शन इन कॉन्सर्ट मिल गया तो ये भी एग्रीमेंट में आएगा। और एग्रीमेंट में आने का मतलब है कि इसे भी हम कंपटीशन के दायरे में लाएंगे और उन्हें पनिश कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा एग्रीमेंट की डेफिनेशन और इसकी रेंज है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं। कार्टेल। कार्टेल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा का सारा एक्ट मेजर इसी के लिए बना गया कि कार्टेल ना बने भाई, कार्टेल ना बनाओ। तो अब ये क्या चीज़ है, चलो समझते हैं। आई होप शायद थोड़ा सा ये वीडियो कट रही होगी, तो मैं इसको यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, कार्टेल इंक्लूड्स एन एसोसिएशन। पहली बात तो ये इसके अंदर इंक्लूड होता है क्या? एसोसिएशन ऑफ। अब किस किस का एसोसिएशन आएगा? प्रोड्यूसर का, सेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रेडर्स, सर्विस प्रोवाइडर। ये 5 चीज़ें तो आप याद कर लो कि इन पांचों का कोई भी एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब प्रोड्यूसर से मिल सकता है, प्रोड्यूसर सेलर से मिल सकता है, सेलर डिस्ट्रीब्यूटर से भी मिल सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेडर्स के साथ कार्टेल बना सकता है, और ट्रेडर सर्विस प्रोवाइडर के साथ भी बना सकता है। मतलब किसी भी तरीके का एसोसिएशन इन पांचों के बीच में, हु बाय एग्रीमेंट अमंग देमसेल्व्स, क्या करेंगे ये अपने आपस में एग्रीमेंट बना के। और एग्रीमेंट कौन सा? जो अभी हमने पीछे पढ़ा। तो ये क्या करने वाले हैं? लिमिट, कंट्रोल और अटेम्प्ट्स टू कंट्रोल। क्या करेंगे? लिमिट कर देंगे किसी चीज़ को, कंट्रोल करेंगे, या फिर अटेम्प्ट टू कंट्रोल भी कर देंगे ना, तो भी हम कार्टेल मानेंगे। पर किस चीज़ का? किस चीज़ की लिमिट, किस चीज़ की कंट्रोल? द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल और प्राइस ऑफ और ट्रेड इन गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। किस किस चीज़ का? किसी चीज़ का प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, उसका सेल, उसका प्राइस और उसका ट्रेड इन गुड्स और प्रोविजन ऑफ कोई भी सर्विसेज के बारे में अगर ये चीज़ें लिमिट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, अटेम्प्ट्स टू कंट्रोल करते हैं, कौन? एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर, सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर। ये 3 पॉइंट्स में ये कवर होता है। अगर ऐसा कुछ भी पाया जाता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? कार्टेल। कार्टेल बोलेंगे। कार्टेल क्या है? सेक्शन 2C में डिफाइन है, और इन पांचों का एसोसिएशन है जो कि लिमिट, कंट्रोल और अटेम्प्ट्स टू कंट्रोल करता है। किस किस को? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, प्राइस ऑफ, ट्रेड इन गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो ये है कार्टेल की डेफिनेशन। तो ये आई होप क्लियर होगा। अब देखिए, अगर हम इसे लेमैन लैंग्वेज में तोड़ें तो ये होता है, अ कार्टेल इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन 2 और मोर एंटरप्राइजेस एंटर इनटू एन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट एग्रीमेंट। पहली बात तो यही है, 2 या 2 से ज़्यादा एंटरप्राइज तो होनी ही चाहिए, और वो क्या करती है? एक एग्रीमेंट में एंटर होती है, और वो एग्रीमेंट एक्सप्लिसिट भी हो सकता है और इम्प्लिसिट भी हो सकता है। सिंपल पहला टर्म किस चीज़ के लिए होगा? वो टू फिक्स प्राइजेस, टू लिमिट प्रोडक्शन एंड सप्लाई, टू एलोकेट मार्केट शेयर और सेल कोटाज, टू एंगेज इन कोल्यूसिव बिडिंग और बिड रिगिंग। ये सब टर्म जो भी इंपॉर्टेंट है वो आगे मैं वीडियोस में कवर करूंगा, पर अभी आप इसे समझते हुए चलिए बस कि ये इन चीज़ों को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं कार्टेल। अब देखिए टाइप्स ऑफ कार्टेल, ये हालांकि आपको कहीं मिलेगा नहीं, बहुत ही कम जगह मिलेगा, बट हमने कार्टेल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है ताकि हम समझ जाए कि कार्टेल, अच्छा 3 टाइप्स का कार्टेल हो सकता है। कौन कौन सा है? फर्स्ट इज इंटरनेशनल कार्टेल। अब इंटरनेशनल कार्टेल वर्ड ही हमें बता रहा है कि कुछ इंटरनेशनल मतलब एक से ज़्यादा कंट्रीज़ की इन्वॉल्वमेंट है। बिल्कुल है। कैसे है? व्हेन नॉट ऑल ऑफ द एंटरप्राइजेज इन अ कार्टेल आर बेस्ड इन द सेम कंट्री। मतलब जो भी एंटरप्राइजेज है वो एक से ज़्यादा कंट्रीज की हैं। एक इंडिया की कंपनी है, एक यूएस की है, तो अगर इनके बीच में कुछ हो रहा है तो ये इंटरनेशनल कार्टेल है। अगर ये कह रही है कि हम किसी चीज़ का प्राइस, मान लीजिए क्रूड ऑयल का प्राइस हम कंट्रोल करना चाहते हैं, ये अगर ऐसा एग्रीमेंट बनाए तो ये इंटरनेशनल कार्टेल में आ जाएगा। सेकंड, सिर्फ कंट्रीज़ का ही नहीं, जब व्हेन द कार्टेल अफेक्ट्स मार्केट ऑफ मोर देन 1 कंट्री। अगर हमारे सेम इंडिया का ही कार्टेल है लेकिन वो एक से ज़्यादा देशों को अफेक्ट कर रहा है, इंडिया को भी अफेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ मान लीजिए रशिया को भी अफेक्ट कर रहा है, या फिर किसी और कंट्री, यूएस को अफेक्ट कर रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ को अफेक्ट कर रहा है, तो वो भी इंटरनेशनल कार्टेल हो जाएगा। तो इसमें 2 टर्म्स आती हैं,
कि या तो वो एंटरप्राइजेज अलग अलग कंट्रीज़ की हो या फिर सेम कंट्रीज़ की हो, लेकिन इफेक्ट उनका एक से ज़्यादा देशों में पड़ रहा हो, तो वो होता है इंटरनेशनल कार्टेल। सेकेंड इज इम्पोर्ट कार्टेल। अब इम्पोर्ट कार्टेल मतलब एंटरप्राइजेज दैट कम टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ इम्पोर्ट्स इनटू द कंट्री। एंटरप्राइजेज कम टुगेदर हुए हैं, एक साथ आए हैं, किस लिए, क्या पर्पस है, इम्पोर्ट इनटू द कंट्री, उस कंट्री में इम्पोर्ट के लिए, मतलब एक देश के लिए अपना उन्होंने कार्टेल बनाया, सॉरी, एक देश के लिए उन्होंने कार्टेल बनाया है, तो ये हो गया इम्पोर्ट कार्टेल। थर्ड वन इज एक्सपोर्ट कार्टेल। इसमें क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ एंटरप्राइजेज बेस्ड इन वन कंट्री विद एन एग्रीमेंट टू कार्टलाइज मार्केट इन अदर कंट्री। मतलब ये अपने देश में इफेक्ट नहीं कर रहे। इम्पोर्ट कार्टेल क्या कर रहा है, जहां बन रहा है वहीं इफेक्ट कर रहा है। एक्सपोर्ट कार्टेल जहां बन रहा है वहां नहीं, ये एक्सपोर्ट के लिए बन रहा है कि हम बाहर कंट्री में के लिए हम कार्टेल बना रहे हैं। हम एक साथ क्यों आए, क्यों हम चाहते हैं कि बाहर जो थर्ड पार्टी है, ऑस्ट्रेलिया मान लीजिए, तो इंडिया में दो कंपनीज ने टाई अप किया कि हम ऑस्ट्रेलिया में इस चीज़ को इतने में बेचेंगे, उनका उन्होंने कार्टेल बना लिया, फिक्स कर लिया। तो इससे पहली बात तो ये एक्सपोर्ट कार्टेल है। एंड सेकेंड थिंग इज, इससे इंडिया के कंपटीशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसे हम कंसिडर नहीं करते हैं। इसलिए इसके बारे में एक बात लिखी हुई है कि दिस कार्टेल इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 35B में एक्सपोर्ट कार्टेल के बारे में लिखा गया है, एंड इज़ नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट। ये कॉम्पिटिशन एक्ट का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, क्योंकि ये इंडिया में अप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट नहीं लाता है। अभी अप्रीशिएबल एडवर्स इफेक्ट हम जैसे जैसे वीडियोस आगे करेंगे तो मैं अच्छे से आपको बताऊंगा। तो अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि एक्सपोर्ट कार्टेल हमारा रेंज में नहीं आता है, मतलब हमें कॉम्पिटिशन एक्ट में नहीं पढ़ना है। इंटरनेशनल कार्टेल हमने समझ लिया, और मेन जो है, जो पूरा कॉम्पिटिशन एक्ट जिसके लिए बना है वो है इम्पोर्ट कार्टेल। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कंडीशन कॉन्ड्यूसिव टू फॉर्मेशन ऑफ कार्टेल। अब ऐसी कौन सी कंडीशंस आ जाती है कि हमें कार्टेल बनाना पड़ जाता है या फिर बना लेते हैं लोग, कैसे और कब। देखिए, इफ़ देयर इज इफेक्टिव कंपटीशन, अगर कंपटीशन इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है पहले से ही मार्केट में, तो जो कार्टेल्स है वुड फाइंड इट डिफिकल्ट टू बी फॉर्म्ड एंड सस्टेन। ठीक है, पर कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती है दैट आर कॉन्ड्यूसिव टू द कार्टलाइजेशन, जो कार्टलाइजेशन को जन्म दे देती है। अब वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं आप याद रखेंगे तो आपका एक बेनिफिट हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा आपके लिए। हाई कॉन्सेंट्रेशन, अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो यहाँ पे कार्टेल बनने की संभावनाएं ज़्यादा है। सेकेंड इज हाई एंट्री इन एग्जिट बैरियर्स, अगर किसी कंपनी का आना और जाना, उसके लिए हाई एंट्री इन एग्जिट बैरियर्स लगे हुए हैं कि मतलब ना ही आना आसान है ना ही जाना आसान है, तो भी कार्टेल बनने की चांसेस हैं। थर्ड वन इज होमोजिनिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, अगर प्रोडक्ट एक जैसे हैं, जैसे कि मान लीजिए सीमेंट है, सीमेंट की हम बात करते हैं, अंबुजा या फिर जो भी और भी कंपनीज आती है, मुझे याद नहीं आ रहा, पर जितनी भी कंपनीज है, सीमेंट तो सीमेंट है ना, उनका कंपाउंड सेम है, उनका काम सेम है, उनका प्रोसेस सेम है, बस कंपनीज अपना अपना एडवर्टाइजमेंट अलग अलग करती है और अलग अलग प्राइसों से बेचती है, बट प्रोडक्ट सेम है। अगर हम ACC से बनाएं या फिर अंबुजा से बनाएं, घर तो बनना ही है और वो सेम ही होता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की होमोजिनिटी है, तो कार्टेल बनने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। ठीक है, नाउ हाई डिपेंडेंस ऑफ द कंज्यूमर ऑन द प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट ऐसा है कि जिसके बिना कंज्यूमर नहीं रह सकते, जैसे ईटेबल्स चीज़ें हैं, इनके बिना नहीं रह सकते, सीमेंट भी इनमें से आ जाता है, क्योंकि सीमेंट का कोई सब्सिट्यूट नहीं है, घर बनाना है तो सीमेंट यूज़ करना ही पड़ेगा, और कंस्ट्रक्शन का काम तो चलता ही रहता है। तो यहाँ पे जब कंज्यूमर डिपेंड है ना प्रोडक्ट में, तो कार्टेल बनने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। नेक्स्ट इज, अगर पहले से कोई कोल्यूजन की हिस्ट्री है तो भी यहाँ पे चांसेस है कि कार्टेल बनेगा। एंड एक्टिव ट्रेड एसोसिएशंस, अगर ट्रेड एसोसिएशंस एक्टिव हैं तो भी कार्टेल्स बन जाते हैं। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आप याद रख सकते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन है जहाँ पे कार्टेल ईजिली बन जाते हैं, मार्केट की कंडीशंस हैं ये सारी। तो आई होप दिस इज़ क्लियर। नाउ एक, वैसे तो केसेस बहुत सारे हैं इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, लेकिन जो भी टॉपिक आएगा उसके बेसिस पे जो भी इंपॉर्टेंट केस होगा वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, और साथ ही साथ अगर कुछ भी केसेस अगर छूट जाते हैं तो मैं केसेस की एक अलग वीडियो भी बना दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। अभी हम समझते हैं कार्टेल से रिलेटेड एक केस है, बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन एंड अदर्स 2010। बहुत इंपॉर्टेंट, कार्टेल का मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है आज तक का। अब इसमें हुआ क्या, इसमें बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने केस डाला सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन पे कि इन्होंने भैया कार्टेल बना रखा है। अब इन्होंने केस डाला तो फिर जांच हुई, उसमें पाया गया कि हाँ भाई इन्होंने कार्टेल बनाया था। अब वो कैसे हुआ, ज़रा मैं आपको एक रीडिंग करके बता देता हूँ, आप समझ जाएंगे। जैसे BAI मतलब
बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 11 सीमेंट कंपनीज और इसके एसोसिएशन के ऊपर केस फाइल किया कि इन्होंने कार्टेल बना रखा है और इन्होंने मार्केट के पूरे प्राइजेस कब अप करने हैं कब डाउन करने हैं पहले से ही सेट किया हुआ है। हालांकि ये मार्केट की कंडीशन पर छोड़ा जाता है, पर इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने सब कुछ पहले से सेट किया हुआ है। ये बिल्डर्स एसोसिएशन ने बोला किसको? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को। अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को लगा कि हाँ ठीक है, बात में दम है, तो उन्होंने फिर इसमें इंक्वायरी इशू करी और वहाँ पे इन्होंने पाया कि सीमेंट कंपनीज ने कार्टेल बनाया है। एज द सीमेंट कंपनीज, इन्होंने बोला कि सीमेंट कंपनीज वर एक्टिंग टुगेदर टू लिमिट कंट्रोल एंड ऑल्सो अटेम्प्टेड टू कंट्रोल द प्रोडक्शन एंड लिमिट ऑफ सीमेंट इन द मार्केट ऑफ इंडिया। जब इनका बिल्कुल पाया गया तो इन पे देखिए कितनी ज़्यादा पेनल्टी लगी है। ये बहुत ज़्यादा, मतलब आज तक की सबसे ज़्यादा पेनल्टी अभी तक की है। द पेनल्टी ऑफ 6316.59, 6316 करोड़ के आसपास की पेनल्टी लगाई गई। किसने? सीसीआई ने लगाई इन सारी सीमेंट कंपनीज पे। इसमें बहुत सारी लिस्ट है, मतलब 11 सीमेंट कंपनीज और एक इनका एसोसिएशन है, उन पे ये सब पे मिल बांट के ये पेनल्टीज लगी गई है। और ये पेनल्टी कैसे फिक्स की गई? इम्पोज्ड एट द रेट ऑफ 50% ऑफ देयर प्रॉफिट ड्यूरिंग 9 से 11 के बीच में ये सब काम हुआ था, तो उन्हीं का जो इन्होंने कमाया उसका 50% प्रॉफिट लगा, अपार्ट फ्रॉम अ पेनल्टी एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द टोटल रिसीट्स ऑफ सच 2 ईयर। उन 2 सालों में जितनी भी इनकी टोटल रिसीट्स हुई थी उसका भी 10% इन पे पेनल्टी लगाई गई और वो अमाउंट बनती है 6316.59 करोड़। तो इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ पेनल्टी लगाया गया, किस लिए? सिर्फ कार्टेल करने के लिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी तो कमाया ना मार्केट को मैनिपुलेट करके, तो इसलिए ये देखिए क्रिमिनल ऑफेंसेस से अलग होते हैं लेकिन इम्पैक्ट इनका बहुत बड़ा होता है, इसलिए पेनल्टी का साइज भी इनमें बहुत बड़ा होता है। तो ये भी सोसाइटी को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं और इनको पकड़ना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इनके प्रोविजंस भी थोड़े से ब्रॉड करके बनाए जाते हैं। जैसे हमने देखा एग्रीमेंट का प्रोविजन बहुत ब्रॉड किया है कॉन्ट्रैक्ट से, तो करना भी पड़ता है क्योंकि ईजी नहीं है इन पे पता लगाना कि हाँ किसने कार्टेल किया है, कौन ऐसे नेगेटिव चीज़ें कर रहा है। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे डेफिनेशंस को जानेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच, बाय बाय।